नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ। लगातार जारी है जनता के सवाल और जवाबदेही के लिए हमारे बीच लगातार मौजूद हो रहे हैं वार्ड के वे पार्षद जिन्होंने 5 साल जनता के विकास की, अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उठाई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं पिछली परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाली वार्ड क्रमांक 53 यानी आजाद नगर की पार्षद फौजिया शेख हलीम। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया। फौजिया शेख हलीम जी के बारे में आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए अन्य 17 वार्ड जो कि कांग्रेस के वार्ड थे उसकी तो जिम्मेदारी निभाई ही, अपने वार्ड को भी नहीं छोड़ा, अपने वार्ड को परिवार की तरह संभाल करके रखा। समस्त 85 वार्डों की जब जब बात आई तो विकास की जब बात आई तो मुखर हुई फौजिया शेख हलीम। लगातार जनता के हित में आवाज़ उठाती रही, अपने क्षेत्र में भी विकास करने में लगातार सतत प्रयास करती रही फौजिया शेख। परंतु कहते हैं ना कि 100% जनता को कभी कोई जनप्रतिनिधि जो है वो संतुष्ट नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रह जाता है। यही सवाल हमारे होंगे और जवाब देंगी फौजिया शेख हलीम। फौजिया जी, एक पीढ़ी निकल गई, आजाद नगर पर्टिकुलर आप ही की सीट रह गई है, एक परिवार का वर्चस्व है आजाद नगर में, सिलसिलेवार आप ही लोग वहाँ से राजनीति कर रहे हैं। तो चुनौती तो आपके लिए कहा नहीं जा सकता कि चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना फौजिया शेख के लिए कोई चुनौती रहा हो, परंतु काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? जिस तरह से पिछले 5 साल नहीं, हम 8 साल बोलेंगे इसको, और अधिकारियों से सामंजस्य बनाना और अपने वार्ड से लेके इंदौर शहर के सभी पार्षदों की आवाज़ उठाना। और आपको लगता होगा कि मैंने अपने कांग्रेस के पार्षदों के साथ साथ बीजेपी के जो पक्ष के पार्षद होते थे उनकी भी मैंने आवाज़ उठाई है। तो बहुत अच्छा समय गुजरा है, और जद्दोजहद करके आप आगे बढ़ते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ होता है अलग, और उसकी मिठास कुछ अलग होती है। बिना मेहनत के अगर आपने कुछ पा लिया तो उसकी आपको कदर भी कम होती है। क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रही, केवल आजाद नगर का दायित्व तो आपके पास था नहीं, तो पूरे इंदौर की बात तो आपसे करेंगे ही, पर पहले आजाद नगर की तरफ रुख करते हैं कि तकरीबन 29,000 मतदाताओं वाला आपका क्षेत्र है और चुनाव आपके लिए कभी कोई चुनौती रहता नहीं है। कांग्रेस सबसे सेफ सीट मानती है कि विधानसभा 5 में एक सीट तो लगभग तय है कांग्रेस की, जो कि आजाद नगर है, क्योंकि प्रत्याशी ही इतना मजबूत होता है कि जीत पहले ही तय हो जाती है। केवल हार जीत का जो आंकड़ा रहता है उसमें 19-20 का अंतर माना जाता है। ऐसे कौन कौन से काम रहे फौजिया जी पिछली परिषद जो रही माननीय गौड़ जी वाली परिषद में, ऐसे कौन कौन से काम रहे जो सपनों के काम थे, जो आप सपनों में अपना आजाद नगर लोगों की वहीं रहते रहते उन लोगों के बीच में रचते बसते एक समय निकल गया? तो एक सपना होता है, एक व्यक्ति का, एक जनप्रतिनिधि का एक सपना होता है कि मेरा वार्ड, मेरा परिवार किस प्रकार से समृद्ध हो। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो कर पाने में आप कामयाब हैं? सच है प्रियंका कि काम जो सोचे ना थे वो होकर दिखाए, और आज अपने आप में बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस होता है, और बहुत अपने आप से एक दिल को सुकून मिलता है कि आज आपके रहते हुए आज़ाद नगर जैसे वार्ड में हमने जिम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम, जो पर्सनल अपने खुद के वार्ड का हो, ये सारी सौगातें देकर हमने वहाँ के लोगों का दिल जीता, वहाँ के लोगों के भरोसे पे कायम रहे, और आने वाले समय में भी हम इससे कुछ अच्छा करके दिखाएं। 2 कम्युनिटी हॉल, जिम, स्टेडियम, लाइब्रेरी और गार्डन। आपने देखा होगा कि आज़ाद नगर कोई बहुत पॉश एरिया नहीं है जहाँ मैं सिर्फ गार्डन डेवलप करूँ। आज़ाद नगर एक चुनौतीपूर्ण अपने आप में बहुत चुनौतियाँ इसलिए हैं क्योंकि एक तो लोअर इनकम क्लास ग्रुप वहाँ रहता है, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल लेवल भी अगर हम देखें तो एजुकेशन भी उतना प्रॉपर है नहीं, और ना ही लोगों में उतनी अवेयरनेस है। आप सुख सुविधाएं मुहैया करवा सकती हैं, आप लाइब्रेरी बनवा सकती हैं, आप जिम बनवा सकती हैं, आप स्टेडियम करवा सकती हैं, पर उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस और उसकी व्यवस्थाएं वहाँ रहने वाले लोगों पर डिपेंड करता है, रहवासियों पर डिपेंड करता है। तो वाकई में ये चुनौती तो आगे भी आपके लिए बनी रहेगी। इंदौर, आपको पता होगा कि ये हम इस बात पे नहीं जाएंगे, पर एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि इंदौर
80-70% अवैध कॉलोनियों से बसा हुआ है और आज़ाद नगर एक पूरा स्लम एरिया है। कुछ ही कॉलोनियाँ उसमें होंगी जो वैध है या वैध हो गई अब। वहाँ हमें गार्डन निकालना है, वहाँ हमें जिम बनाना है, वहाँ हमें कम्युनिटी हॉल बनाना है। हमने देखा जहाँ कि ड्राई नाला, जहाँ लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और लोगों को दूसरी जगह पलायन करना होगा, बड़ा दिल दुखा हमारा। और ऊपर वाले के करम से ये हुआ कि हमारे सामने एक ड्राई नाला की प्रोजेक्ट सामने आया और हमने वो हमारे वार्ड में शुरू करवाया और वो बहुत सफल रहा। दिल्ली से, बॉम्बे से, बाहर से लोग आए, हाँ, बिना किसी के, सिर्फ बिना किसी तोड़ फोड़ के, किसी का भी घर नहीं टूटा, किसी का भी मकान नहीं टूटा, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ और आज उनके घर सेफ हो गए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि वो नाला भी ड्राई हो गया है। वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं आने वाले कल में दी जाएंगी। आज़ाद नगर जैसे एरिया में जिम बनाना, प्राइवेट जिम जैसा जिम बनाना, जहाँ पर इक्विपमेंट के लिए आप, अच्छी बात ये है कि आपने जिम बनाई, आपने लाइब्रेरी बनाई और दोनों में आपने ये व्यवस्था दी कि महिलाओं के लिए आपने एक अलग व्यवस्था रखी, पुरुषों के लिए आपने एक अलग व्यवस्था रखी। क्योंकि वहाँ की क्षेत्र में महिलाएं जिम, मुझे नहीं लगता कि कल्पना में भी कभी सोचा होगा कि हम जिम जाएंगे। वहाँ लेडी ट्रेनर आ रही है लोगों को सिखाने के लिए और बच्चियां वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और आपने स्कूल का निर्माण करवाया जहाँ बच्चियां पढ़ पाएं, उर्दू स्कूल का भी निर्माण आपने करवाया। स्टेडियम बना आज़ाद नगर में। बड़ा हैरत होता है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की अगर बात करें या समूचे पूरे इंदौर की बात करें, बात अगर स्वयं उस समय की मेयर रही मालिनी गौड़ की बात करें, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना डेवलपमेंट हमें आज़ाद नगर में नज़र आता है। एक स्लम बस्ती में स्टेडियम का निर्माण होना, एक स्लम बस्ती में जिम का निर्माण होना, लाइब्रेरी का निर्माण होना, एक तरफ वाहवाही का प्रश्न है और एक तरफ ये भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये सब कुछ आपने कर कैसे लिया फौजिया जी? परिषद भी आपकी नहीं थी, मेयर मालिनी गौड़ थी, सामंजस्य कैसे बैठाया, अधिकारी मनीष सिंह जी जैसे बैठे हुए थे, ऐसे ये सब फाइलें आपने पास कैसे करवाई? आमतौर पर लोगों के बेसिक काम ही नहीं हो पाए, लोगों को अपने वार्ड में 100% नर्मदा कनेक्शन ही नहीं हो पाए, बोरिंग ही नहीं मिल पाए, आज भी लोग टैंकरों पर आश्रित हैं। ऐसे इंदौर शहर में आप आज़ाद नगर से चुनाव लड़ती हैं और आज़ाद नगर का ऐसा बहुआयामी डेवलपमेंट करती हैं। देखिए, ये कुशल नेटवर्क का एक जीता जागता सबूत है, जहां हमने हमारे विपक्ष में होते हुए हमारे ही नहीं पूरे इंदौर शहर के वार्ड में और जितने भी कांग्रेस के हमारे पार्षद थे उनके भी वार्ड में माशाल्लाह हमने काम कराए। और काम कराने से ज़्यादा हमें उसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि आज हमारा बजट आया है तो इस बजट में किस किस तरह की कहाँ राशि मिलना चाहिए और वो हमें मिलती है। उसका कारण ये हुआ कि हम एजुकेटेड थे, हम पढ़े लिखे हैं, हम बजट पढ़ते थे, हम फाइलें पढ़ते थे, तो हमें समझ में आता था कि आज हमारे वहाँ सिर्फ हम ड्रेनेज लाइन और सड़क और पानी से ऊपर भी लोगों को कुछ दे सकते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि दूसरे जो 84 पार्षद थे पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं, वो भी बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। अपना अपना पढ़ने का ढंग था, उस बजट को अपना अपना काम कराने का तरीका था। और आगे जी आगे भी हमें 85 पार्षदों के वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड के लोगों को ही ये सारी सुविधाएं मिले। हम तो ये कहते हैं कि मेरा वार्ड एक आदर्श बना के आप इसका एक मॉडल तैयार करें। जो इसलिए होता है कि पूरे इंदौर का पहला होकर जोन जो सक्सेसफुली होकर जोन होता है वो भी आप ही के क्षेत्र में आए, तो इतनी सौगातें मिल जाती हैं। तो एक अनायास एक प्रश्न जहन में उठता ही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी साठगांठ, ऐसा कौन सा मंत्र फूका आपने, चाहे मालिनी गौड़ जी के कान में या फिर मनीष सिंह जी के कान में या आशीष सिंह जी के कान में, कि तमाम सारे जो विकसित करने वाले वार्ड को काम होते हैं वो सभी काम जो है वो आज़ाद नगर क्षेत्र में हो गए? ऐसा नहीं है प्रियंका, वही वाली बात है। फिर मैं आपसे कहूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा या मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसको बार बार बोलने में, कि आपके अंदर समझ बूझ होनी चाहिए कि आपको क्या कराना है। मैं तो फिर आपके सामने बोलती हूँ मालिनी गौड़ जी के से कि आप अगर विधानसभा के एक भी वार्ड में, बिल्कुल ठीक है क्या MIC मेंबर, कि
आपने सुनियोजित तरीके से काम किया, योजनाबद्ध तरीके से काम जी, किया। जी। एक प्लानिंग थी, एक माइंडसेट था कि अब जब हम चुनाव जीते तो हमको ये सारे काम अपने वार्ड में करवाना है, ये सौगातें अपनी जनता आपकी को हमें सोच पे निर्भर करता है कि आप जनता को क्या देना चाहते हैं। आप क्या ड्रेनेज, सड़क, रोड, पानी इसमें ही उलझाना चाहते हैं कि जनता को और आप इससे ऊपर ले जाना चाहते हैं? ये मेरी और मेरे शौहर की ये सोच रही है और इंशाल्लाह हम इसमें बहुत माशाल्लाह हम कामयाब रहे। नगर निगम लगातार अपने काम के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, स्वच्छता के लिए लगातार सुर्खियों में रहा, परंतु एक सवाल जहन में हमेशा ये उठता है कि फौजिया जी आज भी गर्मी में टैंकर सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, लोग लाइन लगाते हैं पानी के लिए। या तो वार्डों में नर्मदा के कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन है भी तो पानी बहुत कम आता है। पानी आता है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, गंदा मटमैला बदबूदार पानी आता है जो आप पीना तो छोड़िए, कपड़े धोने के लिए भी, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। आप जो कि बारीकी से नगर निगम को समझती हैं, एक लंबा कार्यकाल आपका हो गया, क्या लगता है क्या कारण है, क्या ऐसा डिफेक्टिव प्लान रहा जिसकी वजह से आज भी नर्मदा के कनेक्शन से गंदा पानी आता है? इसको हम बहुत सारे पहलू से जोड़कर देखते हैं। फर्स्ट पहलू ये हमारा कि अगर आप बोल रहे हैं कि शहर में नर्मदा तीसरी चरण या 4th फेज भी आ चुका है, तो फिर भी शहर में जनता को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के साथ साथ नगर निगम हर साल करोड़ों रुपया टैंकर पे क्यों व्यय कर रही है ना? ये मैं आपने देखा होगा, मैं पिछले 8 साल से यही क्वेश्चन मेरा उठते आ रहा है कि महापौर जी का चुनाव था या पिछली परिषद का जो चुनाव था, इन्होंने परिषद में भी यही बात रखी थी कि घर घर जल और घर घर नल और 24 घंटे पानी। बिल्कुल ठीक। आज हमारे पास ये हाल है कि हमें 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी सप्लाई होता है। वार्ड ही नहीं है जहाँ पर हाँ, वाटर सप्लाई है कोई एकदम भी तरीके से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल मेरी 2-1 बार बलराम वर्मा जी से भी इस बात पर बहस हुई है, वो भी हमारे बहुत अच्छे मेरे शौहर के दोस्त हैं, पर जहाँ काम होता है वहाँ पर कोई दोस्ती या कोई रिश्तेदारी नहीं होती। आज मैं भी पार्षद बनी हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी कि मेरे लोगों को या मेरे वार्ड में वो सभी सुख सुविधाएं दूं जो इन लोगों ने या पेपर में या हर जगह पर इन्वॉल्व है। हालात ये है प्रियंका कि भ्रष्टाचार को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे यहाँ पर कि शहर में रोड बन जाता है, फिर ड्रेनेज लाइन डाल दी जाती है, फिर याद आता है नर्मदा नहीं डाली, फिर नर्मदा लाइन डाली जाती है, फिर याद आता है चेंबर चौक फेल हो गया यानी चेंबर लाइन पूरी फेल है, फिर चेंबर लाइन डाली जाती है, फिर से उस पर रोड बनाया जाता है, फिर याद आता है कि यहाँ तो नर्मदा आने की स्थिति नहीं है तो फिर बोरिंग की लाइन डाली जाती है। इस तरह से पूरा माया जाल एक भ्रष्टाचार का चलाया जा रहा है, हाँ, जिसमें अपने ही अपनों को फायदा पहुंचाना शुरू करते हैं। जहां पर हम नगर निगम को दोषी ठहराएंगे, अपने अधिकारियों को दोषी ठहराएंगे कि हमारे पास ग्राउंड का प्लानिंग क्यों नहीं होता है। आज हम इंदौर नंबर 1 लेकर आए तो हमारे पास प्लानिंग था, बिल्कुल ठीक। हमारे पास मनीष सिंह जी जैसे अधिकारी की प्लानिंग उठाया कि जितना इनिशिएटिव स्वच्छता में नंबर 1 के लिए इंदौर नगर निगम ने उठाया, वैसा जिम्मा अन्य क्षेत्रों में नहीं उठाया। यही कारण है कि आज इतनी स्मार्ट इंदौर में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। बारिश के दिनों में सड़कों पे इतना जल जमाव होता है, जिन सड़कों को शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से अच्छी सड़क है, विदेशों से अच्छी सड़क है, उन सड़कों की वास्तविक हकीकत तब समझ में आती है जब इंदौर में बारिश वो शिवराज सिंह जी चौहान से बोलें कि हमें लेके चले उन सड़कों पर। इंदौर में तो सिर्फ एक वो आदर्श रोड है जहाँ पर ये सब दिखता है, बस इसके अलावा आप ढूंढ ले जो दिलीप शर्मा के वार्ड में, क्योंकि आपके ही चैनल पे मैं गाय बगाए देखती रहती हूँ, खतरनाक चेंबर, नुकसान हो जाएगा जनता का, ये हो जाएगा, तो वो इंदौर का ही होता है, वो और कहीं का नहीं होता। वो स्विट्जरलैंड वाली रोड और ये सब एक मुंगेरी लाल जी सपने दिखाना है जनता को और जनता को भ्रमित करना है। जिस तरह से इन्होंने कोविड के समय जनता को भ्रमित किया, जिस तरह इन्होंने आम जनता का पैसा आम जनता को ही यूज़ करने के लिए इन्होंने परेशान कर डाला। आप देखिए संपत्ति कर में वृद्धि, जल कर में वृद्धि, संपत्ति कर में आप देखिए कि पूरे टाइम कचरे के बिल ले रहे हैं ये, जबकि ऑलरेडी हम पहले कचरे का बिल में, संपत्ति कर में कचरे का बिल जमा करते थे या हाउस टैक्स में हम इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते थे, उसके बाद भी हमसे अलग बोलती नहीं थी कि
अगर बात सड़क, बिजली, पानी की हो तो जो बेसिक सुविधाएं भी हैं वो भी हम मुहैया करवा नहीं पा रहे हैं। हम मुख्य सड़कों को नहीं देखें, हम ग्राउंड स्तर पे जाएं, हम वार्ड स्तर पे जाएं, सघन गलियों में जाएं तो हमको पता चले कि विकास का असल पैमाना इंदौर में है क्या वाकई में, क्योंकि वो भी तो इंदौर का ही एक सड़क आदर्श बनाने से एक सड़क कुछ नहीं होता। हमें हमारे ग्राउंड लेवल क्या लगता है ये गंदा पानी आने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि नर्मदा के कनेक्शन से गंदा पानी आता? अच्छा, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कई वार्ड के रहवासी ऐसे हैं, हम जब सर्वे कर रही थी रेड 9 तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उस दौरान कई महिलाएं हमको ऐसी मिली जिन्होंने आक्रोशित होकर के ये कहा कि नर्मदा से कनेक्शन से इतना गंदा पानी आता था कि हमने नर्मदा का कनेक्शन ही हटवा दिया और घर में हमको बोरिंग करवाना पड़ा। आप सोचिए कि ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाला विषय है कि लोग जिस नर्मदा को लेकर के आप इतनी वाहवाही ले रहे हैं उस नर्मदा का कनेक्शन ही लोग हटवा देते हैं। वो तो बात ठीक है, आप ये देखिए कि आप उस नर्मदा के पानी को लाने में कितना करोड़ रुपए बिजली का खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी आप मेरे मोबाइल पे देखिए, मैं कंटिन्यू चेंबर सफाई हमारे पास जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट होनी वर्षा ऋतु से आने से पहले या गर्मी आने से पहले ये चैम्बरों की क्लीनिंग हो या कुछ हो, सिर्फ एक मनमानी नगर निगम चल रही है, अधिकारियों के मन से चल रही है, कोई वहाँ बोलने वाला नहीं। और हमारी मालिनी गौड़ जैसी महापौर जी जो मिली हमें, जिन्होंने जन सुनवाई जैसी व्यवस्थाएं बंद कर दी, जिन्होंने महापौर होते हुए नगर निगम में बैठना बंद कर दिया, जिन्होंने MIC मेंबरों को ज़ीरो कर दिया, जिन्होंने पार्षदों को ज़ीरो कर दिया, आज उन सारी चीज़ों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मालिनी गौड़ जी तो अपना समय पूरा करके चली गई। आज आप देखिए कि हम नगर निगम में लड़ के जन सुनवाई चालू करवाते हैं तो मालिनी गौड़ जी बंद कर देती हैं। आप देखिए कि मालिनी गौड़ जी को हम न्योता देते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमारे नगर निगम में आके बैठे कि आम जनता आपसे मिले, या हम पार्षद हैं हम ही मिल लें आपसे, तो वो वाली भी हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। हमेशा बना रहा आप लोगों, हमसे नहीं बना रहा, बीजेपी के पार्षदों से भी बना रहा। तो ऐसे लोग जब सत्ता में या ऐसे लोग जब काबिज हो जाते हैं उच्च पद पर या जिम्मेदारी वाले पद पर और वो कुछ गलत डिसीजन करके शहर से चले जाते हैं, तो वो जनता को भुगतना पड़ता है। नई आने वाली परिषद में ये खामियां दूर होंगी? आपको लगता है कि इस परिषद में आप भी और ताकत से और शक्ति के साथ में और ऊर्जा के साथ में आप जनता की बात रखेंगे, खास करके पानी को लेकर के? स्वच्छता में तो अब हम नंबर 1 हो गए, लोग अवेयर भी हो गए, जनता अवेयर हो गई। आज हमारे इंदौर का एक छोटा नन्हा बच्चा भी कचरा सड़क पर नहीं फेंकता है। एक जहन में ये एक बोला जा सकता है कि संस्कारों में स्वच्छता आ गई है कि हमें कचरा नहीं फैलाना है। तो पानी के लिए भी कोई ऐसा एक संकल्प उठाया जाए? हालांकि इंदौर नगर कमिश्नर कर रही हैं वाटर के रिचार्ज के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग। वो देखिए आप जरा कितने प्रतिशत चल रहे हैं जो पुराने हम लोगों को बहुत सोचना और समझना होगा कि जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, वो हम सही है। हम 100% शहर को वाटर हार्वेस्टिंग पे पोल कर आए हैं वहाँ दिल्ली में जी। पेपर वर्क करके दिया है हमने कि हम 100% वाटर हार्वेस्टिंग कर चुके हैं इंदौर शहर में। आज वो वाटर हार्वेस्टिंग कितने जिंदा है या कितने प्रॉपर है या कितना उनका मेंटेनेंस चल रहा है, इसका किसी को नॉलेज नहीं और ना किसी का ध्यान है इस पर। तो ऐसे काम करने से मतलब है कि, और आपको पता होगा कि इंदौर शहर में भी रेड अलर्ट जारी हो गया है कि इंदौर का जो पानी का स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। जो कभी 700 फीट तक पानी नहीं मिलता है, ये स्वयं निगम कमिश्नर स्वीकार चुकी है खुले मन से। तो कम से कम ये वाली टीम एक जागरूक हो, सक्रिय हो। चलिए खैर, ये तो नगर निगम की बातें हैं, आपसे करने बैठेंगे तो समय और विलम्ब होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मुख्य विषय पर आते हैं कि आप कांग्रेस में सक्रिय उस कमेटी में भी हैं शायद जिसमें टिकट वितरण में जो चर्चा विचार विमर्श हो रहा है, आप और आपके पति स्वयं दोनों ही उस कमेटी में हैं। तो इस विषय पर आप लोग बात कर रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर परिषद में पहुँचे, नगर निगम में चुनाव जीत करके पार्षद के रूप में, क्योंकि जब हम संख्या में होते हैं तब हमारी ताकत भी दोगुनी हो जाती है। जब महज 85 पार्षदों में 2 निर्दलीय मान लीजिए 17 कुल मिलाकर के जब आप लोगों के साथ रहे तो कहीं ना कहीं हम खुद को कम तो आंकते ही हैं। तो क्या ऐसी कुछ चर्चा हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो चुनाव जीतने का भी मादा रखते हों, केवल चुनाव लड़ने का ही बात ना हो? पार्टी के अंदर ये बहुत गहराई से इस पे सोच विचार हो रहा है
और इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जिस तरह से आज जनता और पूरा प्रदेश और पूरी दुनिया महंगाई से लेके दाने दाने को परेशान है, पेट्रोल डीजल इन सारी त्रस्त चीज़ों को लेकर अब बीजेपी को जनता नकार देगी और फिर से अच्छी परिषद और अच्छे लोग चुन के आएंगे जिसमें लोगों का और जनता का भला होगा और आगे इसकी सूरत। अच्छा, एक समय निकल गया आज़ाद नगर से चुनाव लड़ते लड़ते, समृद्ध हो गया, अब तो सक्षम हो गया आपका आज़ाद नगर, तो थोड़ा खजराना का भी भला कर दीजिए। दूसरे किसी अन्य वार्ड में थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, वहाँ जाकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ती है, वहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं करती हैं। और आप तो दोनों ही पति पत्नी बेहद सक्षम हैं, चाहे तो दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप लोग ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं कि ज़्यादा संख्या में तब पहुँचेंगे जब क्वालिटी वाले लोग चुनाव लड़ करके आएंगे, मतलब कोई बड़ा और कोई छोटे का पैमाना न रह जाए। हर बड़ा व्यक्ति जो बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का वो भी पार्षद का चुनाव लड़े। हम तो कहते हैं स्वयं विनय बाकलीवाल भी चुनाव लड़े, कम से कम जीत के परिषद में जाएंगे तो जनता की भलाई तो होगी, जनता की बात तो करेंगे जी। हाँ, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, आप नहीं बोलते हैं अपने शोहर से कि आप भी लड़िए चुनाव, आज़ाद नगर से आप लड़ लीजिए, खजराना से मैं लड़ लेती हूँ, ऐसी चर्चा नहीं होती? प्रियंका, ये सारे डिसीज़न पार्टी लेवल के होते हैं और अगर पार्टी चाहेगी तो हम जहाँ से चाहेगी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, पर आज़ाद नगर हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। जहाँ हमने बहुत कुछ कर दिया है वहाँ और बहुत करना बाकी है। अभी आज़ाद नगर का विकास बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इंदौर में आप कहीं भी देख लें, इस तरीके का कोई भी ब्रोशर शायद ही किसी ने बनाया होगा जहाँ कब्रिस्तान से लेके मस्जिद से लेके शमशान घाट तक हमने डेवलप किया है, मंदिर डेवलप किए हैं। तो हमें इस तरीके से कोई खजराना या कोई आज़ाद नगर वाला काम नहीं है। अगर जो से भी चुनाव लड़ जिस तरह पार्टी ने मुझे पहले उपनेता बनाया तो मैंने अपना फर्ज निभाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया तो जनता की 85 पार्षदों की आवाज़ उठाई, तो जो भी दायित्व मिला उसका निर्वहन हाँ, करने और की आगे कोशिश भी की। अगर पार्टी मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देती। लगते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे एक पीढ़ी निकल गई हो सेवा करते हुए आज़ाद नगर की, फिर भी जो आपका मोह है, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं वो आज़ाद नगर से जस की तस आज भी बनी हुई है। यही कारण है कि आप आज़ाद नगर को छोड़ना नहीं चाहती और हम आपसे ये भी कहेंगे कि आज़ाद नगर भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगा कि फोजिया शेख किसी अन्य वार्ड में जाकर के सेवाएं दे। अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे, संजय शुक्ला के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेयर पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, भाजपा ने तो घोषित किया नहीं है प्रत्याशी, 2 साल पहले ही घोषणा हो गई थी, तो ये भी मान सकते हैं कि 2 साल पहले ही तैयारी भी करने लग गई होगी कांग्रेस पार्टी। तो जिस पार्टी की तैयारी ही 2 साल पहले की हो, जिस कैंडिडेट की, जिस प्रत्याशी की भी तैयारी 2 साल पहले की हो, संजय शुक्ला जी क्योंकि पहले से घोषित हो चुके थे, तो क्या लगता है कि ये 2 साल पहले की तैयारी संजय शुक्ला को विधायक के साथ साथ मेयर का ताज पहनाने में कामयाब होगी? देखिए, संजय शुक्ला भैया जी एक जो बहुत ज़मीनी नेता हैं। आप देखते हैं कि पहले वो पार्षद थे, फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी और विधानसभा 1 का चुनाव जीता, जो बहुत एड़ी चोटी जोर लगाकर, और लोगों की मोहब्बतें उन्होंने लूटी हैं और मोहब्बत के साथ प्यार दिया है और बहुत निष्ठा से और बहुत कर्तव्य से अपने विधानसभा में काम करते हुए आए हैं। उसी को देखते हुए पार्टी का निर्णय था कि संजय शुक्ला जी को महापौर का चुनाव लड़ाया जाए, और इतना अच्छा कैंडिडेट है कि बीजेपी को पसीने आ रहे हैं, अभी तक के कोई नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। चुनौती है संजय शुक्ला, बहुत चुनौती है। और आप देखना कि जिस तरह से संजय शुक्ला जी चुनाव लड़ते हैं, उनकी रणनीति और उनका कुशल व्यवहार बहुत फ़ायदा देगा, और वो नेक्स्ट मेयर इंदौर नगर निगम के बन के आएंगे और उनकी ही परिषद बनेगी और उनकी ही MIC बनेगी। ये हमें पूरा भरोसा है संजय शुक्ला जी पर, हमारे पार्टी पर, हमारे लोगों पर। और चलिए ठीक है। तो देखने की बात है आने वाले भविष्य में कि क्या संजय शुक्ला वास्तव में कोई करिश्मा करने में होते हैं कामयाब, क्या संजय शुक्ला कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाने में होते हैं कामयाब, क्या संजय शुक्ला पूरी परिषद के साथ काबिज होते हैं
इंदौर नगर निगम में क्या होगा कोई करिश्मा, क्या दुगने मतों के साथ में विजयी होंगी वापस से आज़ाद नगर से फौजिया शेख हलीम, क्या होगी आज़ाद नगर की बदलती हुई तस्वीर, तमाम सवाल होंगे भविष्य के गर्भ में। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, यह थी फौजिया शेख हलीम जी से हमारी विशेष चर्चा, एक नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए दिन के साथ फिर होंगे आपसे मुखातिब। मुझे दे दीजिए इजाज़त, बने रहिए रेड 90।